नमस्कार आप सभी को। मैं आपका स्वागत करता हूं चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस। इससे पहले चैप्टर 1, 2 एंड 3 का वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक की मदद से आप चैप्टर 1, 2, 3 को रिवाइज कर सकते हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, उसको आप अच्छे से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सबसे पहले हमें जानना है चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं। एटम्स हैव 3 types of subatomic particles. They are electrons, protons and neutrons. Electrons are negatively charged, protons are positively charged and neutrons have no charge. The mass of an electron is 1 by 2000 the mass of a hydrogen atom. इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन एटम के मास के 1/2000। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इज टेकन एज 1 यूनिट। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम एंड इज टेकन एज 1 यूनिट। तो यहाँ पे मास के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के मास के 1/2000 होता है, यानी कि नेग्लिजिबल होता है। उसी तरह से प्रोटॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होता है और न्यूट्रॉन का भी मास जो होता है वो हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इक्वल होता है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। कॉलम ए में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड कॉलम बी में जो इसको डिस्कवर किए हैं उन साइंटिस्ट के नेम। इन 1900 J.J. Thomson discovered the presence of the negatively charged particles called electrons in the atom. तो यहाँ आपको याद रखना है कि J.J. Thomson discovered electrons. J.J. Thomson discovered electrons. In 1886, E. Goldstein discovered new radiation in gas discharge and called them canal rays. These rays were positively charged. This latter led to the discovery of positively charged particles called protons in the atom. तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी का श्रेय जाता है ई गोल्डस्टीन। In 1932, James Chadwick discovered the presence of particles having no charge in the atom called neutrons. न्यूट्रॉन्स की खोज जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में। तो यहाँ से डिस्कवरी के बारे में क्वेश्चंस आ सकता है और यहाँ पे मास के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है। तो इसमें सिंपल सी कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखनी है कि मास को हाइड्रोजन एटम से कंपेयर किया गया है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो हाइड्रोजन एटम के मास के 1/2000 होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो होता है वो हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हम डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे। इसी में सबसे पहला मॉडल है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। J.J. थॉमसन ने सबसे पहला मॉडल दिया था। इन्हीं के नाम पे इस मॉडल का नाम है J.J. थॉमसन मॉडल
इसे प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। According to Thomson, an atom is similar to a Christmas pudding. The pudding has positive charge and the electrons have negative charge, were like plums on the pudding. इसे watermelon model भी कहा जाता है। He proposed that an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. The negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. तो इस तरह से क्रिसमस पुडिंग मॉडल दिया थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, जिन्होंने ये बताया कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं, इस तरह से जैसे पुडिंग एम्बेडेड होते हैं। या हम इसे कंपेयर कर सकते हैं वाटरमेलन से। वाटरमेलन इज रिप्रेजेंटिंग द होल एटम एंड द सीड्स प्रेजेंट इनसाइड द वाटरमेलन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, so the whole atom is electrically neutral. So this is the model which was given by J.J. Thomson. Next model is Rutherford model of an atom. It is also known as Rutherford alpha scattering experiment. Rutherford allowed a beam of fast moving alpha particles having positive charge to fall on a thin gold foil. He observed that most of the alpha particles passed straight through the gold foil. Some of the alpha particles were slightly deflected by small angles. A few alpha particles appeared to rebound. तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दो पार्ट होते हैं। पहला अल्फ़ा रेज और दूसरा थिन गोल्ड फॉयल, सोने की बहुत ही बारीक लेयर, परत, फॉयल। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल के ऊपर डाला गया। तो जब गोल्ड फॉयल के ऊपर डाला गया तो 3 ऑब्जर्वेशंस हुए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। तो मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल से सीधे सीधे पास कर गए। सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब स्ट्रेट ना जाके थोड़ा सा दाएं या बाएं मुड़ गए। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन हुआ सबसे इम्पोर्टेंट कि अ फ्यू, बहुत कम, सबसे कम अल्फ़ा पार्टिकल्स रीबाउंड हुए, मतलब जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस हो गए। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से वापस हो जा रहे हैं। कुछ जो है वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, जैसे कि ये, जैसे कि ये और जैसे कि ये। तो दिस वाज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम थ्रू अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन हमने डिस्कस किया कि अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन क्या हुआ। तो इसमें 3 सबसे इम्पॉर्टेंट बातें लिखनी है कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल गए गोल्ड फॉयल के, कुछ जो थे वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए और वेरी फ्यू, बहुत कम, वो रीबाउंड हो गए। ये ऑब्जर्वेशन है अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन। तो अगर ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ये 3 बातें ही लिखनी है। नेक्स्ट, कंक्लूज़न। अब रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कंक्लूज़न अगर पूछा जाएगा तो ये 3 कंक्लूज़न आपको लिखना है।
और मॉडल ऑफ एटम पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है। तो इसमें 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा पार्ट हो गया एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन और तीसरा पार्ट हो गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो ये आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर ऑब्जर्वेशन पूछा जा रहा है तो ऑब्जर्वेशन लिखना है, कंक्लूजन पूछा जा रहा है तो कंक्लूजन लिखना है, और अगर मॉडल ऑफ एटम पूछा जा रहा है तो मॉडल ऑफ एटम लिखना है, और अगर डिफेक्ट पूछा जा रहा है कि इसमें क्या कमी रहेगी तो वो ही लिखना है। तो इन बातों का ध्यान रख के हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन निकला? तो पहला कंक्लूजन ये था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो पहला जो कंक्लूजन निकला कि एटम के अंदर का जो स्पेस है वो ज़्यादातर एम्प्टी है, यानी कि खाली है। क्यों? क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे सीधे गोल्ड फॉइल को पार कर गए। सेकेंड, द एटम हैड अ स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज बिकॉज सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल्स। तो एटम के अंदर में एक छोटा सा न्यूक्लियस है जिसका पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें कैसे पता चला कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये डिफ्लेक्ट हो गए। तो हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो भी अल्फ़ा रेस न्यूक्लियस के पास से होके गुजरे वो डिफ्लेक्ट हो गए। तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हुए, यानी कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, ज़्यादातर तो पास हो गए। तो ज़्यादातर पास हो गए तो इससे ये पता चलता है कि एटम के अंदर का जो स्पेस है वो वैकेंट है, खाली है। कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हुए क्योंकि कोई ना कोई एक पॉजिटिव चार्ज है जो उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस जो है बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो भी बाई स्मॉल एंगल्स। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम बिकॉज very few alpha particles appear to rebound and most of the positive charge and mass of the atom is in the nucleus। तो न्यूक्लियस बहुत छोटा क्यों है? क्योंकि a few alpha particles appear to rebound, जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से वापस हो गए, रिबाउंड हो गए। तो एटम के अंदर में न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा है। अगर हम साइज़ कंपेयर करें तो न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत बहुत छोटा है, और न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो एटम का जो मास है वो इट इज़ ड्यू टू न्यूक्लियस। तो ये हमारा कंक्लूज़न हुआ। तो पहला जो इम्पोर्टेंट कंक्लूज़न है वो कि स्पेस अंदर इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी। एटम के अंदर में जो स्पेस है वो एम्प्टी है। एटम का जो न्यूक्लियस है वो छोटा है और पॉजिटिव चार्ज है, और साइज़ जो है न्यूक्लियस का वो बहुत ही छोटा है। अगर हम उसे कंपेयर करते हैं एटम से तो न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट पार्ट है इसका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब एटम का मॉडल क्या बनता है बेस्ड ऑन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो पहला जो पॉइंट है पोस्टुलेट हम इसे कह सकते हैं, एन एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो ये तीन बातें निकल के सामने आती हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अंदर में
कि एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस है जो कि चार्ज है और वो सेंटर में पाया जाता है, और एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस की वजह से है। दूसरी बात जो निकल के आती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के चारों ओर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। और तीसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत ही छोटा है इन कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो कंक्लूज़न अगर पूछा जाता है तो आप कंक्लूज़न लिखेंगे, मॉडल ऑफ एटम पूछा जा रहा है तो मॉडल ऑफ एटम लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा जा रहा है तो एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखेंगे। तो बी प्रिसाइज, जो पूछा जा रहा है आपको वही आंसर में लिखना है। अगला जो छोटा क्वेश्चन एक आता है कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल का डिफेक्ट क्या है, क्या कमी रह गई, डिमेरिट या डिफेक्ट। तो एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट would undergo acceleration, and during acceleration the charged particle would radiate energy, so the revolving electrons would lose energy and fall into the nucleus, and the atom would be unstable. We know that atoms are stable. तो यहाँ पे डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में आपको ये लिखना है कि इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम स्टेबल होते हैं, ये चीज़ रदरफोर्ड मॉडल में नहीं बताई गई, क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। तो इस दौरान जब वो रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो एनर्जी रेडिएट करने से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस होगा, और लॉस होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिट में न रह के न्यूक्लियस में चले जाएंगे, और अगर वो न्यूक्लियस में चले जाएंगे तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये अनस्टेबिलिटी ना होके एटम्स जो हैं वो स्टेबल हैं, ये रदरफोर्ड मॉडल में क्लियर नहीं हुआ। तो ये इसका डिफेक्ट है। नेक्स्ट मॉडल जो हमारे सामने चल के आता है वो है बोर मॉडल ऑफ एन एटम, बोर एटॉमिक थ्योरी। तो बोर मॉडल जो अभी प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो एक एक पॉइंट को समझेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो हमने थॉमसन मॉडल किया, हमने रदरफोर्ड मॉडल किया, अब तीसरा मॉडल हम करने जा रहे हैं बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एन एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज़ इन द न्यूक्लियस। एटम के अंदर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में है, और एटम का जो मास है, ज़्यादातर मास वो न्यूक्लियस की वजह से है। दूसरी बात, the electrons revolve around the nucleus in special orbits called discrete orbits. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसे हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं। तीसरी बात, these orbits are called cells or energy levels and are represented by the letters K, L, M, N और numbered as 1, 2, 3, 4। तो जो ऑर्बिट्स हैं इनका नाम दिया गया है KLMN, या फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल और फोर्थ एनर्जी लेवल। तो इसे हम शेल भी कह सकते हैं और एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। चौथी और इम्पॉर्टेंट बात, वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो जो कि रदरफोर्ड मॉडल में नहीं बताया गया, वो बोर मॉडल में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, इस वजह से एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल है। तो ये हो गई बोर मॉडल की बातें। तो इसको हम फिर से एक बार समझ लेंगे। बोर मॉडल में न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, सेंटर में है, और एटम का मास जो है वो न्यूक्लियस की वजह से है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और ऑर्बिट को हम सेल्स कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। इसे हम KLMN कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, या नंबर में भी बता सकते हैं 1 2 3 4, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। और जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें मेन बातें हैं बोर मॉडल ऑफ एन एटम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेल्स में कैसे होगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कैसे डिसाइड होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। साइंटिस्ट का नाम है बोर एंड बरी। द फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। अब ये रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैसे फिल होंगे। तो पहला रूल क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4 एटसेट्रा। पहला रूल ये है कि किसी भी सेल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो 2n² से डिसाइड होगी। तो फर्स्ट सेल आपका K सेल हो गया, और K सेल में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n² का, 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकेंड सेल जिसको हम L सेल कहते हैं कैन हैव 2n² दैट इज़ 2 × 2² दैट इज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड सेल और M सेल कैन हैव 2 × 3² that is 18 electrons. Fourth cell or M cell have 2 × 4² that is 32 electrons and so on. तो चार जो सेल हैं K L M N या उसके आगे जो भी सेल आएंगे, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 2, 8, 18 एंड 32 है। तो ये 2, 8, 18 और 32 कैसे निकला, ये इस फॉर्मूले से निकला 2n² से। 2n², जहाँ की n जो है वो नंबर ऑफ सेल है। अगर पहला सेल है तो 1 का स्क्वायर, दूसरा सेल है तो 2 का स्क्वायर, तीसरा सेल है तो 3 का स्क्वायर, चौथा सेल है तो 4 का स्क्वायर। इस तरह से 2, 8, 18 एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन आउटर मोस्ट सेल इज 8। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको हम ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। तो मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 भी है और 32 भी है। यहाँ पे ध्यान देंगे M सेल में 18 है और 32 है, लेकिन ये कह रहा है कि जब आउटर मोस्ट सेल होंगे तो उसमें 8 ही होंगे। ये समझने वाली बात है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन आउटर मोस्ट सेल इज 8। चाहे उसकी कैपेसिटी 32 है, चाहे उसकी कैपेसिटी 18 है, लेकिन जब तक वो आउटर मोस्ट सेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। तो इसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। थर्ड रूल है इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फिल्ड इन अ सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड। जब तक कि इनर सेल फिल्ड नहीं होंगे, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे, तब तक वो नेक्स्ट सेल में नहीं जाएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स हमने देखा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिफरेंट सेल्स में होता है, और इसे हमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लिखते समय। नेक्स्ट, यहाँ पे एलिमेंट्स 1 to 18 दिए गए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। 1 to 18 एटॉमिक नंबर 1 to 18 ये आपको लर्न करना है। तो जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं।
बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वैरी, किसी में 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 6 में 6 भी हो सकता है, 7 में 7, 8 में 8, 9 में 10, 10 में 10, 11 में 12, 12 में 12, 13 में 14, 14 में 14, 15 में 16, 16 में 16, 17 में 18, 18 में 22। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर से न्यूट्रॉन के नंबर का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 हो या 2 हो ये ज़रूरी नहीं है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो वैरी करते हैं। अब KLMN सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले सेल में, 2 है तो पहले सेल में, 3 है तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 1, 4 है तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 2, तो दूसरे सेल की कैपेसिटी 8 होती है। तीसरा, इसके बाद 5वां है, 5वें में पहले में 2, फिर 3, फिर 2, फिर 4, 2, फिर 5, 2, फिर 6, 2, फिर 7, 2, फिर 8। अब ये सेकेंड सेल कम्प्लीटली फिल हो गया, तो अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो तीसरे सेल में जाएगा, तो 2, 8, 1, यानी कि एटॉमिक नंबर हो गया 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया 11, 12 हो गया तो यहाँ 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया। तो ये तो बहुत ही क्लियर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, फिर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, फिर यहाँ 1, 2, 3, 4 है, फिर यहाँ 3 और 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और 0 है। तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि वैलेंसी होती क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लूज और शेयर जो किया जाता है एलिमेंट्स के द्वारा, एटम्स के द्वारा, उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे अगर हाइड्रोजन एक एटम गेन करता है, एक एटम लूज करता है, एक एटम शेयर करता है, तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई। हीलियम जो है 2 है, यानी इसकी वैलेंसी 0 है, क्योंकि इसके पास न लेने के लिए है, न देने के लिए है और न शेयर करने के लिए है। ये स्टेबल एटम है, यानी कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स न आ सकते हैं न जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिथियम में 2 और 1 है, तो यहाँ 1 की कैपेसिटी जिस सेल में है इसकी 8 होती है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज करेगा, ये डोनेट करेगा, ये 2 डोनेट करेगा, ये 3 डोनेट करेगा, कार्बन 4 डोनेट करेगा या शेयर करेगा। नाइट्रोजन जो है 3 गेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है, अगर ये 3 किसी और से ले लेगा तो यहाँ पे ये 8 बन जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन जो है 2 कहीं से लेगा तो ये 8 बन जाएगा, या 2 शेयर भी कर सकता है। फ्लोरीन जो है 1 लेगा तो ये 2, 8 हो जाएगा। उसी तरह से नियॉन जो है वो 2, 8 है, तो ऑलरेडी इसका जो सेकेंड सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ना ये गेन करेगा ना ये लूज करेगा। तो इस तरह से हम वैलेंसी के बारे में जान सकते हैं। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखने को आ सकता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी लिखने को आ सकता है, बनाने को आ सकता है, और यहाँ पे आपको वैलेंसी भी लिखने को आ सकती है। तो ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 18 एलिमेंट्स का। तो बीच में आप देख सकते हैं जो डार्क ब्लैक कलर का है वो न्यूक्लियस है, इसके आगे जो सर्कल बने हुए हैं ये ऑर्बिट है। पहला हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2, लिथियम में 3। तो लिथियम में जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2 सेल हो गए। अब यहाँ तक देखिए सब में 2-2 चल रहे हैं। जैसे ही हम सोडियम में आ रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2, 8, 1, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 1। तो यहाँ पे हमारे 3 सेल चलते जाएंगे और ये 3 सेल में ही आर्गन में कंप्लीट हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन।
So you should practice. For practicing, you should learn the atomic number of first 18 elements. Next. Next, our topic is valency. Valency is the combining capacity of an atom of an element. The electrons present in the outermost cell of an atom are called valence electrons. वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अंतर है। वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एटम की, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस हमें याद रखना है। इफ़ एन एटम्स आउटरमोस्ट सेल इज कम्प्लीटली फिल्ड, यानी कि 2 है, दे आर कॉल्ड इनर्ट और लेस रिएक्टिव, एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0। अगर आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड है तो ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना वो लूज़ करेगा, ना वो शेयर करेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी जो होगी वो 0 होगी। Of the inert elements, helium atom has 2 electrons in the outermost cell, and the atoms of other elements have 8 electrons in their outermost cell. Atoms having 8 electrons in the outermost cell is having octet configuration and are stable. जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटरमोस्ट सेल में होते हैं तो वो स्टेबल कहलाते हैं। तो वो भी न गेन कर सकते हैं, न लूज़ कर सकते हैं, और उनकी वैलेंसी भी 0 होती है। इफ़ एन एटम्स आउटरमोस्ट सेल इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, इट इज़ नॉट स्टेबल। इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स टू अटेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इनकम्प्लीट है, फिल्ड नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है आउटर मोस्ट सेल में, तो वो 8 बनना चाहेगा। तो 8 वो 3 तरीके से बन सकता है, लूज़ करके, गेन करके और शेयर करके। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, gained or shared by an atom to attain octet configuration is the combining capacity और valency of the element। तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, गेन होंगे या शेयर किए जाएंगे किसी भी एटम के द्वारा, और इनका पर्पस क्या होता है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना, अपने 8 नंबर को गेन करना, यही इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाती है, यही इसकी वैलेंसी कहलाती है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम कैन ईजिली लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल, सो देयर वैलेंसी इज 1। मैग्नीशियम कैन ईजिली लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स वैलेंसी इज 2। एल्युमिनियम कैन ईजिली लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स वैलेंसी इज 3। कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स वैलेंसी इज 4। फ्लोरीन कैन ईजिली गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल, सो इट्स वैलेंसी इज 1। Oxygen can easily gain 2 electrons, so its valency is 2. Nitrogen can easily gain 3 electrons, so its valency is 3. So this is all about valencies. Next topic is atomic number and mass number. Atomic number को Z से डिनोट करते हैं और mass number को A से डिनोट करते हैं। Atomic number of an element is the number of protons present in the nucleus of the atom of the element. All the atoms of an element have same atomic number. Number of protons present in the nucleus, जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ये एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, और इसके अंदर 1, 2, 3 प्रोटॉन्स होंगे। मास नंबर ए से डिनोट होता है। द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। द मास ऑफ एन एटम is mainly the mass of protons and neutrons in the nucleus of the atom.
न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही उसका मास कहलाएगा। मास नंबर कार्बन का 12, एल्युमिनियम का 27, सल्फर का 32। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन, सल्फर में 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन, and mass is 12U, 27U and 32U respectively. In the notation of an atom, the atomic number and mass number is written as। अब अगर इसको हम नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे n जो है ये सिंबल हो गया, n के ऊपर जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो उसका मास नंबर है और नीचे जो लिखा है वो एटॉमिक नंबर है। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में अगर आपका आता है कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट, तो आपको इस तरह से समझना है कि नीचे जो लिखा है वो एटॉमिक नंबर है, ऊपर जो लिखा है वो मास नंबर है और बीच में जो राइट साइड में है वो सिंबल है। तो ये इनका पोजीशन होता है किसी भी नोटेशन में। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल, hydrogen has 3 isotopes. They are rhodium, deuterium and tritium. Atomic number is 111 and mass number is 123. Rhodium, deuterium and tritium, isotopes of hydrogen. Carbon has 2 isotopes. They are carbon 12 and carbon 14 and their atomic numbers are 6 and 6. Chlorine has 2 isotopes. They are chlorine 35 and chlorine 37 and their atomic number is 17 and 17. तो आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका मास नंबर अलग होता है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आइडेंटिफाई करने को। Which of the following are the isotopes? कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स में डिफरेंस आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आइसोटोप्स में क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। और आइसोबार्स में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो यहाँ समझने वाली बात है कि आइसोबार्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं। तो जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो सेम क्या होगा? मास नंबर सेम होगा। These pairs of elements have same number of neutrons। यहाँ न्यूक्लियॉन्स लिखा हुआ है। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 have different atomic number but have same mass number, that is 40। तो कैल्शियम and argon are the example of isobars। Iron and nickel have different atomic number but same mass number, that is 58। So these are the 2 examples, calcium, argon, iron and nickel। ये पेयर्स हैं। तो यहाँ पे ये चारों नाम दे सकते हैं आपको, या इनमें से कोई भी 2 नाम दिया जा सकता है और आपको आइसोबार्स आइडेंटिफाई करने हैं। और आइसोबार्स और आइसोटोप्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं तो इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोबार्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं जहाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द लेसन। डू रिवाइज इट, डू ऑल NCERT questions, do like, share and subscribe the channel, and we will meet in next video. In the description box you will get the links of chapter 1, 2 and 3. Do revise it, do well in your exam. Thank you, take care, bye.